वो डिपेंड कर क्या करता है कि आपकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कितने परसेंट हो रही है। यस सर। अब उसका सिंपल सा ये चीज़ हो गया कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज 50% इधर है 50% इधर है, होता नहीं हो गया। अब ये जो 50% है अब इसकी ओवरलैपिंग कितनी है, अगर मालूम पड़ा कोई भी चीज़ 40% या 50% पे आ गया तो ये 50% इसके कॉर्नर पे आके नहीं आ गया, अगर 60% है तो क्या हो गया, इसके कॉर्नर से यहाँ पे आ गया। इन चीज़ों का कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्यों होता है, वो फ़ायदा वही चीज़ हो गया कि वो जो फोटोग्राफ दिखाएंगे तब समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली फ़ायदा क्यों आएगा। ओवरलैपिंग ठीक है ना, वो तो एक कॉमन पार्ट हो गया कि तो ये पर्टिकुलर जो ओवरलैपिंग होगी ये यहाँ पे क्या कहते हैं दोनों फोटोग्राफ में सेम होगी। होता क्या चीज़ है कि किसी भी एरियल फोटोग्राफ को जो हम काम करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं कि उसका 3D जनरेट आसानी से हो सकता है, 3D हम जनरेट कर सकते हैं जबकि हम सेटेलाइट के साथ नहीं कर सकते, ये उसका प्लस पॉइंट है, इसीलिए एरियल फोटोग्राफ करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है क्योंकि वो धीरे धीरे जो पढ़ेंगे कि हमें 3D बनाने से उसमें आसानी क्या होगी आपके सर में, रियल व्यू में आई थिंक सब चीज़ें दिखती हैं? हैं, रियल व्यू दिख जाता है। तो अच्छा ये बताओ अभी आप पीजी डिप्लोमा ही कर रहे हैं कि वो कर लिया, मास्टर्स अपना कर लिया? यस सर। अभी थोड़ा 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 कुछ करो। नहीं अच्छी बात है, अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सर नेट। अच्छी बात है, पढ़ाई कुछ कर रहे हो, कुछ दिख रहा है पढ़ाई करने का, कुछ दिख रहा है, लेकिन हाँ ठीक है नेट में भी मुझे नहीं पता ज्योग्राफी में क्या आता है क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, मेरा सब्जेक्ट तो अलग हो गया, अब तो मैं इसके काम भी नहीं है कि नेटवर्क देना है, ठीक है। तो ये तो ओवरलैप पोर्शन हो गया कि जो दोनों में कॉमन होगा दैट इज कॉल्ड ओवरलैप पोर्शन। हो गया फ्लाइट एक्सिस, क्या हो गया, ये जो लाइन आपको दिख रही है दैट इज अ फ्लाइट, यहाँ से हम एक फोटोग्राफ ले रहे हैं, फोटोग्राफ वन ले रहे हैं, जिस लाइन पे जा रहा है वो उसकी एक्सिस होगी फ्लाइट एक्सिस, इसको एक फ्लाइट लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब वो फ्लाइट लाइन, ये जो फ्लाइट प्लानिंग होता है, फ्लाइट प्लानिंग में इसको पूरा एग्जीक्यूट किया जाता है कि ये पूरी कैलकुलेशन होती है, तब जाके उसको ये एग्जीक्यूट करा कि हमें एक्चुअली में जो प्लेन उड़ाना है उसको हम जाएंगे कैसे और हमें नंबर ऑफ फोटोज़ कितनी चाहिए, जिसमें कि हमारे पास में कितनी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, उस ओवरलैपिंग का हमें मकसद क्या है। अगर ओवरलैपिंग हमें कम करनी है, केवल एक मैप चाहिए तो एक अलग बात हो जाएगी, अगर हमें 3D चाहिए उसका तो उसकी ओवरलैपिंग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग कैसे करेंगे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप फ्लाइट की डायरेक्शन, क्योंकि फ्लाइट की डायरेक्शन भी तो अभी ऐसे आप ले रहे हो, तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ वो बहुत सारी होती है। क्वेश्चन आ गया फ्लाइट हाइट एंड फ्लाइट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ये हो गया मीन सी लेवल से जो चीज़ उसको करेंगे उसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे, और जो ग्राउंड के साथ में होगी वो उसकी हाइट होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आया, क्या क्वेश्चन हो सकता है? यूज पूछेंगे सर। मीन सी लेवल क्या होता है? सर हमें जो है सी लेवल पे, जैसे अपने यहाँ मीन सी लेवल जो है सर चेन्नई का माना जाता है, मतलब एक ऐसा एरिया चेन्नई के कि बॉम्बे हाई का? अब पहले चेन्नई था, तो सर वहाँ से जो उससे भी सीखो, वो भी पुराने लोग उन्होंने सर कुछ उसको किया ऑलरेडी नेट को उठाया नहीं, वो कभी भी जैसे होता है ना कि कभी भी कुछ चीज़ होता है कि उनके समय में हो गए, हमसे पूछोगे तो हम तो और पुराने चावल हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि मेरा अपना मास्टर्स हुआ था 98 में पहले, और सेकंड मास्टर्स जो था वो मेरा 2003 का है, तो जो आप पढ़ रहे हो डिप्लोमा वो मैंने एमटेक जो है वो 2003 में किया हुआ, ठीक है। उस समय इंडिया में केवल 2 ही जगह पे एमटेक होता था, NIT तिरछी और BIT मेस्टर, मैंने BIT मेस्टर से किया था, उस समय होता ही नहीं थे, अब तो बहुत जगह पे हो गया। टेक्नोलॉजी अभी इसका यूज़ बहुत है, बस ये चीज़ है कि आप उसको करना सीखो कि कैसे इसको करोगे, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चीज़ हो गई कि मीन सी लेवल, अच्छा मीन सी लेवल निकालते कैसे हैं? एवरेज निकालते हो कोई पोस्ट हैं? कितने साल? कितने साल? ये निकला सर, एवरेज निकालना आता है अगर 30 हो तो नहीं, अब ये चीज़ नेट में समझ लेना, ये नेट में नेट में इतना नहीं डीप आता क्यों नहीं है आएगा बेटा, उसको वो ना समझो, ये मैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक 8 क्लास की बेटी ने पापा ये मीन से लेवल क्या चीज़ होती है,
क्योंकि ज्योग्राफी कभी कभी मैं पढ़ा देता हूँ, तो मैंने कहा मुझसे मत पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, छोटे बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, मीन सी लेवल क्या हो गया? एवरेज वैल्यू होती है, ये 50 ईयर्स का पूरा डाटा होता है। और क्या होता है? टाइड्स हाई एंड लो, उसका एवरेज निकाला जाता है। इसका मकसद क्या होता है? क्योंकि देखो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और ज्योग्राफी में जो काम करना होता है वो आपको पता नहीं है तो भी गड़बड़ है। ये मत कहना है एग्जैक्टली सर, जो हाई टाइड आता है इसका मीन सी लेवल निकालने का मतलब क्या है? सर क्यों इतना दिमाग खराब करें? 50 साल तक देखें ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि सर हमको अगर किसी चीज़ को जो है मतलब किसी चीज़ की मतलब हाइट एल्टीट्यूड मतलब हाइट वगैरह पता करनी है, एल्टीट्यूड पता करना है, तो सर कोई एक लोकेशन होना चाहिए वहाँ से। बोलो सही है। लोकेशन के रेफरेंस लोकेशन। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग तो फिर ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखो, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मैं कभी जब इंजीनियरिंग पढ़ा था तभी ये बहुत बोलता था, बिना रेफरेंस के कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते। तो दैट मीन्स हो गया कि रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मीन सी लेवल एक वो रेफरेंस है जिससे कि आप पूरे, अगर इंडिया की बात होगी उसका रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि मीन सी लेवल है, लखनऊ की हाइट कितनी है, मीन सी लेवल से इतनी है, इसीलिए लिखा जाता है ट्रेन के जब वो आप देखते हो कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई ये है। ठीक है, अगर सर्वे करने चले गए और मालूम पड़ा कि तुम्हें स्टेशन के बगल में करना है तो तुम कहाँ से सर्वे करोगे? उसका कहाँ से पॉइंट उठाओगे? पहला हाइट उठाओगे नहीं उठाओगे, वो कहाँ से उठाओगे? ट्रांसफ़र करोगे ना, वो जो लिखा होगा तो वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तुम्हें, और जब तक ट्रांसफ़र नहीं करोगे उसको क्या कहते हैं, भूल गया वर्ड उसके लिए, आप उसकी हाइट को ट्रांसफ़र करोगे ना, ट्रांसफ़र कैसे की जाती है? सर किसकी मतलब किसकी हाइट? अगर आपको एक लोकेशन है, ये स्टेशन पे खड़े हुए है और ये मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सर्वे करना है और मुझे आसपास कोई बेंचमार्क नहीं है, तो मुझे वो ट्रांसफ़र कैसे करूँगा? वो बेंचमार्क को मुझे ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करके फिर मुझे इस एरिया के बारे में उसके जो निकालना है वो कैसे निकालूँ? हिसाब ज्योग्राफी। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ज्योग्राफी के अंदर पे, कुछ किया जाता है। वो जो आप चाहे छोटे राइट करो, प्लेन टेबल करो या जो भी कुछ करो, ये ट्रांसफ़र अगर प्लेन टेबल पे करना तो भी तो करोगे ना, कहीं करना कैसे करोगे? चलो अब ये सोचते रहना आराम से, ये क्वेश्चन है तुम्हारे नेट के लिए, जितने दिन हो क्वेश्चन नेट के लिए एग्जाम करते रहना, उसका आंसर ढूंढते रहो, फिर ये चीज़ आएगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जब हम एल्टीट्यूड की बात करेंगे दैट इज़ द मीन सी लेवल से। एयरबेस क्या हुआ? पहली फोटोग्राफ जिस पॉइंट से ली गई है और जो सेकंड पॉइंट दिया गया है वो बेस होगा, ये रिजेंबल करेगा किसी से, क्योंकि आपको बनाना है 3D, क्योंकि हम एरियल फोटोग्राफ जब खरीद रहे हैं यहाँ पे 2 एयरबेस हैं, वो किसी चीज़ को रिजेंबल करते हैं जिससे 3D दिखता है। ठीक है, 1 एयरबेस, इसको हम जब देखते हैं तो आप 3D होते हैं, 3D व्यू देख रहे हैं, आप एक आँख बंद कर दोगे तो मोनोविज़न होता है, फिर आप ये कहोगे कि यार मैंने एक आँख तो बंद कर दी, मुझे अभी भी 3D दिख रहा है, वो आपका माइंड कर रहा है, आपकी आँख नहीं कर रही है। ठीक है, वो माइंड नहीं कर रहा, वो आपकी आँख कर रही है। और फिर वही हो गया कि जो आप फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इस आँख के आगे का लेंथ से लेके इसकी जो पीछे वाला बैक रहेगा, वहाँ पे जो इमेज बन रही होगी वो क्या होगा, वो प्लेट वहाँ पे आ गई, उसको एनालिसिस करके आप एक 3D को देख रहे हो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के साथ में देख रहे हो। आप अपनी फोटोग्राफ मोबाइल से खींची हुई उसको भी 3D बना सकते हो, बस कॉन्सेप्ट वही है, 1 फोटोग्राफ सेकंड फोटोग्राफ, दोनों को मर्ज करोगे, तो जब मर्ज करके आप उसको देखने की कोशिश करोगे सेम एंगल्स के साथ में, तो आपके साथ में उसको 3D दिखेगा, कोशिश करके देखने। ठीक है, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। फोकल प्लेन वही हो गया, तो प्लेन है जहाँ से फिल्म आपको करीब की जाएगी। लेंथ किस फोकल लेंथ का होगा, उसी पे पूरा हो जाएगा ना, ये आपके 4 लेंसेज हैं। फोकल लेंथ वही हो गया, लेंस से फिल्म प्लेट की जो डिस्टेंस होगी उसको फोकल लेंथ का हो गया। ग्राउंड प्लेन, जहाँ पे आप ग्राउंड की फोटोग्राफ कहते हो वो प्लेन हो गया, उसको प्लेन, क्योंकि हम
ये एजम्पशन करके चल रहे हैं कि जिस भी फोटोग्राफ को हम किसी भी ग्राउंड पे ले रहे हैं वो एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है। अभी जब थोड़ा सा स्केल के ऊपर आएंगे तब आप समझ में आना चाहिए कि वो स्केल में क्या चीज़ गड़बड़ आएगी। नादिर वही हो गया, लॉन्ग पॉइंट जो नादिर कहते हैं, सस्पेंडेड हो गया। ऑप्टिकल एक्सिस उसी लेंस की जो एक्सिस होगी, प्रिंसिपल पॉइंट होगा, जो एक्सिस जा रही है ऑप्टिकल एक्सिस, वो ऑप्टिकल एक्सिस। एल्टीट्यूड एजीएल जहाँ से ग्राउंड से आप लोग जो ले रहे हैं, जो हाइट ले रहे हैं। अगर किसी को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि अभी उनको तो ध्यान दें। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ, अगर एरियल फोटोग्राफ को करोगे तो एक लार्ज स्केल हो जाएगी, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल। क्वेश्चन आता है कि इसमें 1:15,000 1:40,000 है, स्मॉल स्केल 1 गलत दिखा दिया, नहीं तो हमने स्मॉल स्केल लार्ज स्केल क्या होता है, इससे क्या मतलब है, क्या समझ 1:15,000 लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में क्या होगा, एरिया ज़्यादा रेशियो जो होगा उसका रिजोल्यूशन एरिया कम करो, एरिया कम एरिया क्या बोल रहे थे आप, छोटी एरिया दिखाने के लिए लार्ज स्केल का यूज़ किया है। दिखाने के लिए वर्ड टेक्निकली बोलो, रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि छोटे एरिया को रिप्रेजेंट कर लिया, मैंने इतनी फोटो खींची और मैंने ऊपर से जाके खींच ली, तो क्या करोगे आप, रिप्रेजेंट वाला वर्ड नहीं है वो, छोटे फीचर्स को इंक्लूड करो। रिफाइन करो, ये आंसर को रिफाइन करो, ज़्यादा डिटेल जो यूज़ है। डिटेल मान लिया वो भी आ जाए, मान लिया उसको थोड़ा सा रिफाइन करो कि आ जाओ। रेशियो का कोई मतलब नहीं है ना, रेशियो का भी क्या मतलब होता है। अगर एक रेशियो की बात करें, क्योंकि स्केल पे भी पढ़ाएंगे, रेशियो की जब आप बात कर रहे हैं 1:15,000 दिया है, एक रेशियो दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, So one unit 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 वो था, वो जो भी सेंटीमीटर्स के साथ आएगा, तो कुछ भी हो सकता है कि आप एक रेशियो को कहीं यहाँ से लेके यूनिट चलो, होता है। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, सर जो 1 1 unit जो सेंटीमीटर तो आपका एरियल फोटोग्राफ पे वो 15,000 आपका रियल ground पे उसमें होगा। वर्ड में है वो चीज़। सेम यूनिट रियल वर्ल्ड में हो 15,000 गया। चलो रियल वर्ल्ड में ऑन द उसको और ग्राउंड पे सर, रियल वर्ल्ड नहीं, सर रियल वर्ल्ड जो वो जीआईएस का वर्ड है, ये रियल वर्ल्ड नहीं, ग्राउंड में जो चीज़ दिखाएगा कि आप किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, एक रेशियो का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, और आप ये बता रहे हो कि जो मेरे पास में प्रोडक्ट है उसमें एक यूनिट जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड पे इतनी है, उस चीज़ का रेशियोइंग आप करेंगे, तो इसको आइदर 1/में दिखा सकते हैं, 1 रेशियो के साथ में दिखा सकते हैं, वो हो गया। अब बात आई लार्ज स्केल स्मॉल स्केल की बात। मुझे ही 15 साल तो हो गए पढ़ाते हुए, यहीं पे आके बच्चा चाहे वो सिविल इंजीनियर हो चाहे जो मर्जी हो, बहुत सारे पढ़ा, ठीक है ना, आपके तरह MA भी पढ़ा चुके हैं, वो वॉलेंट्री पढ़ा चुके थे, बट सिंपल सा एक स्केल की बात करें, हम यहाँ कहते हैं लार्ज स्केल। हमेशा दिमाग में लिखो लार्ज स्केल, लार्ज इंफॉर्मेशन, लार्ज स्केल, लार्ज इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी चीज़ लार्ज इंफॉर्मेशन होगी तो क्या चीज़ है, स्मॉलर एरिया, ठीक है, स्मॉलर एरिया लार्ज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जो रेशियो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है ना, रेशियो आपका स्मॉल होगा, रेशियो स्मॉल हो गया, एरिया क्या होगा वो स्मॉल होगा, बट इंफॉर्मेशन, और स्मॉल स्केल में लार्ज एरिया, लार्ज रेशियो, स्मॉल इंफॉर्मेशन। तो आपको जो चीज़ टर्म करनी है, जहाँ पे आपको याद रखना है, वो ये चीज़ होगा कि अगर स्मॉल स्केल है तो लार्ज, वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन क्या होगी, इन्फॉर्मेशन तो मेरे को कर स्मॉल इन्फॉर्मेशन, स्मॉल स्केल स्मॉल इंफॉर्मेशन, लार्ज स्केल लार्ज इंफॉर्मेशन, बस इतनी सी चीज़ को याद रखो, बाकी अपोजिट होगा, ठीक है ना, बस उतना सा याद रखना है। तुम लोग ऐसे करोगे तो कहाँ होगा है। फिर वो टिल्ट के हिसाब से होगी कि वर्टिकल फोटोग्राफ हो गया, ऑप्टिकल हो गया,
अब इसमें एक जो चीज़ लिखी थी कि जो डिग्री होती है लो ऑब्लिक होगा कि हाई ऑब्लिक होगा, उसमें डिग्री इसके साथ में आ गया। इनिशियली जो टिल्ट देते हैं वो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री तक मैक्सिमम होता है। क्यों देते हैं मैंने पिछली क्लास में बताया था। एलिवेशन के लिए। एलिवेशन के लिए। एलिवेशन के लिए कैसे? शैडो अगर क्लिक देगा तो सब शैडोज देंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो शैडोज देंगे। एग्जैक्टली हम चीज़ मतलब बता नहीं सकते कि डिफरेंशिएट करने के लिए सर एलिवेटेड एरियाज को विजुअलाइज करने के लिए। नहीं अभी नहीं, अभी तो हमने ये हुआ कि हम जो टिल्ट ले रहे हैं, जो टिल्ट ले रहे हैं वो ज़बरदस्ती का जो टिल्ट लेते हैं वो क्यों लेते हैं? सर एलिवेटेड एरियाज हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। चलो एक बात है कि क्योंकि अगर जब वर्टिकल लेंगे, क्योंकि अभी कहा था कि जब आप कोई भी स्केल मतलब कोई भी एक मैप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, प्लानीमेट्रिक होता है। प्लानीमेट्रिक क्या चीज़ हो गया कि ये यहाँ पे आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ में आपने क्या किया, इसको जब ग्राफ पेपर बनाना तो सीधे यहाँ से 90 डिग्री डाला और ये क्या चीज़ किया, एक बॉक्स की तरह बन गया। बट अभी इसी चीज़ को थोड़ा क्योंकि टिल्ट देख लेंगे, एक आप इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है कुछ नहीं करना। आप वर्टिकल पे देखो और थोड़ा टिल्ट पे देखो, तो टिल्ट पे आपको ये सरफेस नज़र आएगा, तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि उसमें जो एल्टीट्यूड निकालने के लिए वो हमें आसानी सी होगी, और जब आप इसको 3D में लाएंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो दूसरा क्या चीज़ होगा कि इसमें जब इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो इंटरप्रिटेशन में हो गया कि अगर जब जो शेडो होगी वो ज़्यादा लार्ज हो जाएगी तो वो ज़्यादा ऊंचाई में होगी। दूसरा अभी एक चीज़ और पढ़ के आना है कि जो एरियल फोटोग्राफ होती है उसका टाइमिंग, बेस्ट टाइमिंग जो होता है वो कौन सा है? 10 to 2 10 AM to 2. 10 to 12 कोई नहीं, 10 से 11 के अराउंड। क्यों? सर वो मॉर्निंग में आसानी सन से सन के दोपहर में ओवरहेड आया। क्योंकि जैसे जैसे मून यहाँ पे आ जाएगा तो फिर वही चीज़ हो गया कि आपकी शेडो उतनी छोटी हो जाएगी, तो अगर आपका इतना बड़ा एरिया है तो वो शेडो कहाँ जाएगी? इसलिए दोपहर में 12 बजे वो 2 बजे खड़े होकर अपनी परछाई देख लेना कितने बड़े। अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करता है ना, कोई करता है? नहीं करता कोई भी एक्सपेरिमेंट। और शायद अगर एक्सपेरिमेंट करते तो जितनी मुझे पता है ना चीज़ें, वो इसलिए हो गया, मुझे इसलिए हो गया कि यहाँ पर कुछ दिमाग आया तो अच्छा ये करके देखते हैं, तो मैं तो अपने स्टूडेंट को खड़ा कर देता, जाके खड़े हो जाके देख के आओ, ठीक है ना। तो वो अच्छी बात है कि आप मेरे उस समय के स्टूडेंट नहीं रहे, नहीं तो बहुत दिक्कत, ठीक है। फिर हो गया एंगल के साथ में हो गया कि नैरो एंगल हो गया या वाइड एंगल हो गया। अब एंगल क्या चीज़ हो गया, आपने क्या किया कि जो एंगल आप ले रहे हो, एंगल कैसे होगा, फोटोग्राफ लगाई, ठीक है ना। एक नैरो हो गया, एक वाइडर हो गया, तो मुझे करते हो हो गया ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो ये हो गया कि ग्राउंड कितना कवरेज करेगा, तो एज वो आपका एक रहेगा कि कितना एरिया आपको लेना है, उस हिसाब से आपकी एंगल के साथ। सिंगल ऐसे वो फोटोग्राफर से ज़्यादा मतलब नहीं है। ये चीज़ हो गया नहीं, ये तो आपने पढ़ी ही है। ये कैमरा यूनिट हो गया, ये आपका वहाँ पे हो गया जो ग्राउंड यूनिट है। ओरिएंटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ होगी तो ये होगी, ऑब्लिक हो गया, ये हो गया। तो अब आपको सिंपल सा ये चीज़ समझ में आ जाओ कि अगर ऑब्लिक हो गया या कोई भी बहुत ज़्यादा ऑब्लिक फोटोग्राफ है तो इंफॉर्मेशन का जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब जब आप ऑब्लिक हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब एक हो गया कि सरसरी निगाह में तो आपको एक किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है, बट जब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या किसी जब आप मैप के बात करोगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी। तो डिस्टॉर्टेड होगी तो एग्जैक्ट आपको उसका पता नहीं लग पाएगा, ये थोड़ा सा उसमें टिल्टेड ऑब्लिक आ जाएगा। प्रोजेक्शन, क्योंकि आपका जो भी होता है वो सेंट्रल प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन उससे ज़्यादा अच्छा आप जानते होंगे, पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, होते हैं ना कोनिकल, सिलेंड्रिकल, क्या होते हैं, मुझे कभी पढ़ाना जब कभी टाइम मिलेगा, क्योंकि सैटरडे को बुलाते नहीं, अगर सैटरडे को बुला लिया होता तो मैं प्रोजेक्शन पढ़ूँगा, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आ गया स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ, क्या लिखा है?
क्या हुआ बताओ, तुमने अच्छी बात बता दी, हमारी नेट तैयारी में यही चल रहा है। बताओ क्या क्या मतलब, एक मिनट तो समझाने दो, सर क्या बताऊँ? क्या इससे क्या समझ में आया जो ये इतनी मेहनत से जो छपाई करी है हमने? सर जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द एरियल फोटोग्राफ्स के बीच में, जो 2 पॉइंट्स के बीच में सर जो डिस्टेंस होता है उसका जो है, और डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सर इसका रेशियो होता है। इसके अलावा मतलब मेनली सर स्केल जैसे नॉर्मली स्केल हम यूज़ करते हैं वैसे ही है। लॉन्ग आंसर भी तो क्वेश्चन भी आते हैं ना? नहीं मतलब सर, बेटा इसको अदरवाइज मत लेना, ये केवल ये चीज़ है कि तुम्हें नहीं कर रहे, मतलब ये चीज़ हो रहा है कि अभी जब आप आंसर या किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो जो टीचर नंबर देता है ना, वो टीचर कहाँ से नंबर देगा? जब आपके उसमें टेक्निकलिटी के साथ में आप उस चीज़ को लिखोगे वो वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है? मैं तो ऐसी कॉपी चेक करी है कि पूरी कॉपी चेक करने के बाद में काट के उसको ऊपर 0 नंबर दिया। जबकि इंजीनियरिंग में ये होता था कि उनको बाद में हम 60% मार्क्स दे देते थे, वो कॉलेज कहता था। अदरवाइज मैंने तो 1/4 तक नंबर दिए हुए हैं, और जो स्टूडेंट आज भी है वो आज भी याद रखते हैं, उनको यही याद है कि मैं जब पहला पल्ला किसके साथ पढ़ा था। उसके बाद से कभी ज़िंदगी में जितने भी बैच पढ़ाए उसके बाद ये हो गया कि गुजरने के बाद में 4th ईयर तक किसी से कह दो कि आपको भरी दोपहर में 2 बजे वहाँ प्रैक्टिकल करना तो वहाँ करके आएंगे, अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो भाग नहीं सकते, लाख क्लास में। तो वो चीज़ हो गया, तो वो चीज़ इसलिए नहीं करनी थी कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ या क्या चीज़ हो गई। बात ये चीज़ होगी कि आपको सीखना कितना है, नहीं सीखना है। कभी वो चीज़ हो गया कि मैं एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन बनाऊँ और उसके प्रेजेंटेशन बनाने के बाद में सीखूँ। मैं स्टूडेंट के साथ पढ़ाने का केवल इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक शौक़ है, मुझे अपने आप से एक वो है कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, और मैं बच्चों को वो क्लियरिटी कहाँ से दे पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा उतना नहीं कहूँ कि मैं बहुत लर्निंग पर्सन हूँ, लर्निंग पर्सन नहीं, मैं भी अभी सीखने की कोशिश करता हूँ रोज़ नया। शायद इसी वजह से मैं कुछ जुड़ा रहता हूँ, कुछ पढ़ने का जो भी रहता है वो आप लोगों की वजह से। नहीं तो क्या होता है कि जो ऑफिस का काम होता है तो ऐसे होता है कि कुछ जाके कुछ करो, बेकार के काम होते हैं। अब बात है कि स्केल को हम जो है वो 3 वेज में प्रतिबल, एक यूनिट RF होता है और रेशियो। क्या होता है? यूनिट होता है 1 mm। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो पहला वाला आपका यूनिट वाला है, वो यूनिट वाला हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते। वो कौन करता है? वो इंजीनियर्स करते हैं। इंजीनियर्स जितनी भी शीट्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, उसमें ये पहले रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि इसको हम इंजीनियरिंग स्केल भी कह सकते हैं, जो इक्विवेलेंट जो होता है ना, यूनिट इक्विवेलेंट, ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी मैप बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना है कि एक्चुअली में जो हमने इनका जो पेपर होता है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर आता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितनी भी मकान की ड्राइंग होती है तो आप एग्जीक्यूट कहाँ करना है, वहाँ करना है। तो आपको ये मालूम है ना कि मेरे पास में ये एक एरिया है, इसको मैंने एक स्केल में डिवाइड किया। अब हर यूनिट को, हर कमरे को मैं उस यूनिट के साथ में पूरा डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन करने के लिए ये रहता है। दूसरा ये RF, ये मैक्सिमम आप यूज़ करते हैं, और ये आपकी फोटो शीट के अंदर भी ये रेशियो हमेशा दिया रहता है। दिया रहता नहीं दिया रहता? इसमें यूनिट क्यों नहीं? रेशियो में यूनिट कहाँ से कैंसिल हो? क्यों सर कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट हो जाता है? तो रेशियो आप अपने हिसाब से भी चुन कर सकते हो, यानी का सर वो डिवीजन करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। यूनिट कैंसिल हो जाता है? यूनिट कहाँ कैंसिल होती है? नहीं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतने सेंटीमीटर। तो जब यूनिट के आप रेशियो में निकालोगे तो वो क्या हो गई, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिट लेस आ जाएगा। फिर यही तो बात होती थी जब न्यूमेरिकल निकालोगे तो। सर न्यूमेरिकल में तो यूनिट लेस नहीं, न्यूमेरिकल में जब यूनिट निकालते हो उसका मीनिंग यही चीज़ होता है कि आप क्या करते हो, जब आपके आंसर गलत होते हैं आप यूनिट का कन्वर्जन नहीं करते, सेम यूनिट को डिवाइड नहीं करते, वो सब चीज़ें नहीं आती। इंजीनियरिंग में करते थे गड़बड़ सब चीज़ें। बात ये चीज़ होती थी कि क्यों होता है कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना ग्राउंड पे आ रहा है, जब रेशियो में उसको लेके आएंगे तो वो यूनिट कैंसिल हो जाएगी। 1/, अगर उसमें हो जाएगा, इस डिवीजन में करोगे तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर हुआ, सेंटीमीटर खत्म हो गया। तो वो इसलिए यूनिट लेस पे आ जाता है। अच्छा, अब
तो सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आया कि अब स्केल कैसे निकाल सकते हैं, उसने छुपा दिया ना। तरीका क्या होगा? अगर हम देखो, सीधी सी बात है कि जब हमें किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो पहला ही आपका ये चीज़ हो गया कि आपको जब तक स्केल नहीं मालूम है तब तक आप वो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, आप किसी काम को कर नहीं सकते। तो क्या क्या तरीका हो सकता है? अभी आप ये सोचो कि आपको रेशियो निकालना है, आपके पास में एक एरियल फोटोग्राफ एक कैमरे के साथ खींच रहे हो और आप एक ग्राउंड करना है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? कैसे करो उसको? अब ये हो गया ना कि पहले हम क्या कर सकते हैं। सर ग्राउंड पे 2 पॉइंट मार्क करेंगे और उसको या एरियल फोटोग्राफ में मार्क करेंगे और और हमें पहाड़ के बीच में से कहीं एरियल फोटोग्राफ भी लेनी है तो कैसे करेंगे? ये पता है, सबको पता है, लेकिन अभी दिमाग में लगा किसी और फोटो का मतलब वो जो भी फोटो लेंगे वो किसी और फोटो के साथ मतलब ऐसी कई फोटो लिए थी तो उनका रेफरेंस इसको यूज कर सकते हैं उसके लिए। कैसे निकालो? फोटोग्राफ क्या? अच्छा, एक बहुत सिंपल, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक टोपो शीट है, उस टोपो शीट में आप जो डिस्टेंस निकालते हो तो कैसे निकालते हो? इक्वेट कर लेते हैं सर, ग्राउंड का डिस्टेंस और फोटोग्राफ पे जो डिस्टेंस है उसको इक्वेट कर लेंगे। नहीं, कैसे? एक पेज है, पेज का टोटल एरिया होगा और हमने जिस ग्राउंड का सर्वे किया उसका नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि टोपो शीट में अगर 2 डिस्टेंस आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो? अगर एक टोपो शीट देखी है ना, टोपो शीट में अगर मालूम पड़ा से मान लेते हैं कि लखनऊ से कानपुर की जो सड़क है उसकी डिस्टेंस निकालनी, तो आप कैसे निकालते हो? फिर हाँ, ग्राउंड तो यहाँ पे आया नहीं रहा कहीं पे। अब ये सोचो कि ये जो टोपो शीट बनी है वो किससे बनी हुई है? वो एरियल फोटोग्राफ से बनी है, तो कैसे करोगे? हमें तो ये बताना कैसे वो कंपेयर करें। नहीं, अभी मैं तुमसे ही आंसर निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि याद रहे। चलो थोड़ा सा दिमाग, क्या लिखा है? स्केल ऑफ अभी चलो उसको पढ़ो, पहले पढ़ो सही। एक ये पहला कंपैरिजन है कि जिसकी वजह से अगर ये चीज़ें पता हो तब हम किसी स्केल को निकाल सकते हैं, ठीक है ना? कंडीशन अभी तो ये कंडीशन मैं दिखा रहा हूँ, अभी कंडीशन तो और भी आएंगी ना। मैं ये चीज़ सोच रहा था कि अब इसके बाद में आप क्या कंडीशन बताओगे कि अगर कोई चीज़ मालूम पड़ा कि अगर लिखा हुआ है टेम्परेरी एरिया फॉर व्हेन वी नो द एक्चुअल, व्हेन वी नो द एक्चुअल और ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कौन सा एरिया? तब आप निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का रेशियो करोगे तभी निकलेगा। मतलब इसमें क्या चीज़ हुआ कि फोटो डिस्टेंस स्केल क्या हुआ? अब यहाँ पे जो स्केल हुआ स्केल क्या हुआ? ये कहाँ से निकला? आ गया ये कहीं बहुत जगह पे मुझे कुछ मैगज़ दिखे तो मैंने कहा सीधे सीधे चिपका दो, कुछ थोड़ी सी चीज़ें याद आ रही। तो बेसिकली क्या चीज़ हुआ? स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ, ये क्या चीज़ हो गया कि ये फोटोग्राफ में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन फोटोग्राफ, अगर ये रेशियो दोनों आपको मालूम है तो एक स्केल निकाल सकते हो। ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस हमें नहीं पता तब वो एजम्पशन नहीं होता कहीं, एजम्पशन नहीं आता कभी, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट में ऐसा थोड़ा नहीं होगा कि एजम्पशन करते रहोगे, तो आप मेजरमेंट में क्या करोगे? फिगर कुछ याद नजर आ रही होगी, क्या है ये?
कैमरा लगा हुआ है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। कैमरा है कि आपने हाइट मान ली कि वो कितनी हाइट पे वो कैमरा है, उस लेंस से उस कैमरे का कितना डिस्टेंस आप बताओ। सब कुछ दे दिया, अब कुछ भी नहीं है, तो स्केल क्या होगा हैं? फोकल लेंथ अपॉन फ्लाइंग हाइट हो गया नहीं होगा, ये सेकंड कंडीशन होगा। फिर तो पता हो गया नहीं हो गया, मुश्किल नहीं है कहीं पे भी। अगर आपको किसी भी फोटोग्राफ में फोकल लेंथ दी होगी, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स होंगे जिसमें फोकल लेंथ दी होगी, और अगर आपको उसके साथ में फ्लाइंग हाइट दे दी होगी, तो आपको सिंपल सा उसमें निकाल सकते हो उनके दोनों के रेशियो। थर्ड कंडीशन, ये तो वो हो गया कि अब हम मीन सी लेवल है, ये नहीं है, पहला निकाला था F/H। अगर टरेन अंडुलेटेड है, टरेन समझ में आता है, ठीक है, ये बहुत ही मैजिकल वर्ड है, मैजिकल वर्ड है ये। टरेन अगर आप होगी अंडुलेटेड टरेन, फ्लैट टरेन, हिली टरेन, स्लोपी टरेन, तो जैसी भी है उसका पहला वर्ड लगाओ, बाकी टरेन लगा दो, टरेन हो गया, ठीक है ना। ये मैजिकल वर्ड है, कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं, उसमें आप कुछ भी लगाओ, उसके सामने जैसी भी उसकी प्रॉपर्टी वो लगाओ, टरेन लगा दो, वैसी हो गई, ठीक है। तो अभी यहाँ चीज़ हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है स्केल इज इक्वल टू F/H माइनस H। ये S माइनस H का क्या मतलब, ये जो स्मॉल h है ना, टेरेन की जो हाइट है उसकी, अभी आप यहाँ देख रहे हो इस टरेन को लेके चल रहे हो, इस ग्राउंड को लेके चल रहे हो, तो ग्राउंड में क्या चीज़ है कि हाइट जो है वो थोड़ा प्लेस के साथ में वेरी कर रही है। अब आपको सिंपल सा ये मालूम है कि जब वो कैमरा वर्क करेगा तो वो फोकल लेंथ पे करेगा, फ्लाइंग हाइट पे करेगा। अब फ्लाइंग हाइट अगर कोई भी चीज़ है, देखो अभी यहाँ ध्यान में रखना है क्योंकि ये वर्ड्स में बहुत बाद में काम आएंगे। फ्लाइंग हाइट यहाँ पे कि यहाँ से एक फ्लाइट करी, यहाँ पे आए, यहाँ तक तो ग्राउंड था, अब ये चीज़ ऊँची हो गई, तो यहाँ से भी तो फ्लाइंग हाइट होगी जहाँ से वो लेगा इमेज, इसमें और इसमें फ़र्क हो गया। तो अब ऐसे में अगर हमें एक फोटोग्राफ का अगर हमें निकालना है, प्लेन में तो निकल जाएगा आराम से, अगर कोई अंडुलेटेड ट्रेन है तो हम कैसे निकालेंगे, तब हम सिंपल से करेंगे कि उसमें से जैसे अगर h की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग दी गई होगी, तो उस हाइट का एक एवरेज निकाल लेते हैं। उस एवरेज से क्या होगा कि उस फ्लाइंग हाइट से हम उस एवरेज को माइनस करके उस ट्रेन की एक एवरेज जो हाइट होगी वो हम निकाल लेंगे, उस से स्केल निकाल लेंगे। अब ये जो स्केल होगा ना, ये स्केल कैसा होगा बताओ, चीज़ बता दी, वो बोल भी गया, मैं बोलने वाला था, मैं वो खा गया। आपने एवरेज हाइट के साथ में स्केल निकाला है, फोकल लेंथ के साथ में स्केल निकाला है, तो आपकी स्केल कैसा होगा, सबकी जबान पे निकल नहीं रहा है, नहीं नहीं नहीं, सब सेम ही होगा तो कट ही जाएगा। जो मैं बोल चुका हूँ अभी जबान में सबके आ रहा है, वो बस वो हो रहा है कि इधर से निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, एवरेज होगा ना खत्म हो गया। जब हम कोई एवरेज हाइट लेके चल रहे हैं, एवरेज हाइट के साथ में काम कर रहे हैं, फोकल लेंथ वहीं की वहीं है, तो जो स्केल निकलेगा वर्टिकल फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ का निकलेगा वो एवरेज स्केल निकलेगा। क्यों निकलेगा वो उसका स्केल, क्योंकि जो स्केल ये निकलेगा और वो जो आपने F/H के साथ में किया है, जो फ्लैट टरेन के साथ में किया, कि दोनों एक जैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग है, ठीक है ना। अभी जैसे जब आएंगे उस चीज़ को दिमाग में रखना। और थर्ड कंडीशन क्या होगा, ये तो फोर्थ कंडीशन भी हो सकती है।
तो ये 3 कंडीशन बता दी, और क्या कंडीशन हो सकती है? अगर आपको हम कह रहे हैं कि ग्राउंड यहाँ से हटा दें, ग्राउंड का कुछ भी नहीं मालूम है, आप गए, आपके पास में लोगो शीट है, आपके पास में एरियल फोटोग्राफ है, फिर कैसे निकालोगे इसके? मतलब यहाँ पे एक मैप है, यहाँ पे एक एरियल फोटोग्राफ है, तब आपको उस एरियल फोटोग्राफ का स्केल निकालना कंडीशन होगी, क्योंकि बहुत सारे एसोसिएटेड डाटा रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको उस जो एरियल फोटोग्राफ होगा उसका आपको स्केल निकालना। कोई भी पब्लिश अगर मैप है तो उसके साथ में क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या चीज होती है, यहाँ पे जो होगा स्केल, जो का फोटो डिस्टेंस अपॉन मैप डिस्टेंस इक्वल टू फोटो स्केल डिवाइडेड बाय मैप स्केल। ठीक है, इससे जो निकलेगा उस रेशियो के साथ में आप जब निकालोगे तब यह आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एरियल फोटोग्राफ है, तब इसको अगर आप करोगे तो क्या चीज हो जाएगा, फोटो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मैप स्केल डिवाइडेड बाय मैप उल्टा क्यों लिखा होगा, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कुछ का अलग होता है, रेशियो ये चीज होता है कि इसी तरह के हिसाब से निकालोगे। क्या हुआ, इन्होंने जो निकाला हुआ है, उन्होंने निकाला है कि फोटो का निकाला हुआ है, उसकी डिस्टेंस निकाली हुई है और मैप के साथ में डिस्टेंस निकाला। ठीक है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, इसमें चेक करना कि ये मेरे गले में उतरा है, क्योंकि मुझे जितना पता है, चलो मैप पे इसके नीचे यूज किया हुआ नहीं, मुझे इतना पता है कि फोटो स्केल होता है, फोटो स्केल डिवाइडेड बाय मैप स्केल इक्वल टू द फोटो डिस्टेंस अपॉन द मैप। हमें तो फोटो का स्केल निकालना ही है, अभी आपको बोला कि हमको फोटो स्केल ही तो फोटो का स्केल निकालना है ना, हाँ, तो फोटो का तो स्केल पता है निकालोगे कि तो फोटो वो का वैल्यू क्या चीज होगी, वो तो x होगी ना, हमें तो फोटो का स्केल वो स्केल निकाला तो वो हो गया, तो मैप स्केल नहीं हो गया, मैप स्केल के साथ में फोटो का डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो मैं कोई एक्सप्रेशन, मैं एक मिनट इस चीज़ पे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, जो मुझे याद आ रहा है, तो मे भी पॉसिबल हो सकती है कि शायद मेरे को जो भी याद आ रहा है वो उतना गड़बड़ रहा हो, क्योंकि मुझे याद नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन जितना मुझे याद रहता है उतना तो इतना नहीं, मैं भूलता नहीं जल्दी से, तो मुझे ये होता है कि इतना पढ़ा दिया गया है कि अब पढ़ लिया गया है कि 12-13 साल यही काम करते करते कुछ चीज़ें याद हो, तो हो सकता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो गई होगी, तो इस चीज़ को आप इस पॉइंट को नहीं करते हैं अभी, क्योंकि इस पॉइंट को जब तक मैं चेक नहीं करूँगा तब तक आपको सही से बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है और ये जो जहाँ से मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मेरे लैपटॉप पर पढ़ा होगा ऑफिस में, मैं दोनों को पहले चेक करूँगा, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे इसमें स्केल ऑफ द एरियल फोटोग्राफ दिया, तो डिस्टेंस ऑफ फोटोग्राफ का हमने डिस्टेंस ला दिया। आप पहली क्लास से लगातार मैं तो लोग दूसरी है, रेगुलर क्लास लीजिए आज मैं आपसे रेगुलर नहीं होता, मतलब वो थर्सडे फिक्स। अच्छा, सैटरडे को आपके वहाँ आप लेता तो उस दिन ले लीजिए, तो क्या पढ़ा, तो वही ये सब जैसे उसी फील्ड के हैं, स्पेशली जो मनीष सर है ना उसी फील्ड के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाए लगातार उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, इनसे पढ़ने में ज़्यादा फायदा होगा, थ्योरेटिकल भी और थोड़ा प्रैक्टिकल भी। हाँ, मैं वही चीज़ दोनों चीज़ वही कोलैबोरेट करके तो मनीष सर के बाद जो एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग कॉलेज का भी है और टेक्निकल है, और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेक्टर में ये काम कर भी रहे हैं, तो कुछ लोग अलग अलग एक साथ नहीं लेकिन अलग अलग तरह लोग थोड़ा
अभी ये चीज होता है कि ये लोग इक्का क्या दुक्का एक साथ नहीं, जितनी पावर आपकी है। तो एक लोग कभी बीच में विजिट करा दी कि एक दो बार कभी जब चाहे लोग तो आके विजिट कर ले कि वहाँ कैसे काम चल रहा है, क्या होता हाँ है। बहुत सारे सीनियर्स हैं अभी के। हाँ, तो आप लोग जो देखना चाहें, जो लोग नहीं देखे सेंटर को, आरसेट कुर्सी रोड पे सर के कॉन्टैक्ट से बीच में जाके विजिट कर लो कि वहाँ पे कैसे काम चल रहा है, कौन कौन से सेक्शन है, क्या क्या डिपार्टमेंट है। ठीक है, धन्यवाद, करिए। देखिए स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इसमें दिया है, तो निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ द फोटो देख लिया हमने, इससे फोटो दिया डिस्टेंस ऑन द मैप और स्केल स्केल दे दिया। हाँ, तो सब निकल तो गया कुछ scale? दिक्कत नहीं है, उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, उस एक्सप्रेशन से जब मैं एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ उसका एक्सप्रेशन दूसरा आ रहा है। आप किस कि उसमें हो रहा है कि फोटो स्केल डिवाइडेड बाय अगर मैप स्केल होगा इक्वल टू द फोटो डिस्टेंस अपॉन द मैप डिस्टेंस, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है ना, अब ये चीज़ याद आ रही है, इससे जब एक्सप्रेशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रखता, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूँ तो जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कैलकुलेट से वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है जो इसमें आ रहा है। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये गलत है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है उसमें ये चीज़ गलत आ रही है ना, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं कह दूँगा कि नहीं यार मैंने जो बताया वो सही है, ये गलत है, या ये सही है, मैं गलत हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब तक किसी चीज़ को आप चेक नहीं करो तब तक आप उसके बारे में कभी कहो नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए कि मुझे भी, मैंने उस समय नहीं पढ़ी ये चीज़ नहीं पढ़ी, मुझे था कि ठीक है मैप करा, कुछ बनाया और उसके बाद में मैंने कहा ठीक है न्यूमेरिकल है, मैंने उतना ध्यान में नहीं दिया। अभी मुझे ध्यान में ये गड़बड़ सड़ लिखा हुआ है, तो मुझे उस सोर्स को भी चेक करना पड़ेगा कि जिस सोर्स से मैंने लिया। तो इसीलिए जब कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब होते हैं ना कि जब कहते हैं कि मैंने यूट्यूब में देखा, इसमें देखा, सब चीज़ होती है, क्योंकि नंबर ऑफ, जैसे हम लोग कोर्सेज भी करते थे, मतलब अभी नहीं, अभी जब इंजीनियरिंग में भी थे तो हम लोग को बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते थे। करने क्या पड़ते थे खाली टाइम में, तो यार ये कोर्स कर दो, NPTEL के होते थे बहुत सारे कोर्स। तो कई बार क्या होता था कि हम किसी लेक्चर का, मतलब इवन मुझे याद है कि हम लोग शायद किसी IITM के किसी एक का तो कुछ लेक्चर सुना था, उसकी पहली कुछ लाइनें ही, पहला लेक्चर ही गड़बड़ हो गई। मतलब वो पहला लेक्चर ही मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जितना मैं समझ में आया या जितने हमारे हम लोगों को पढ़ाया गया, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैंने वो कोर्स नहीं किया, मतलब वो कोर्स को हटा दिया। तो बेसिकली क्या चीज़ होता है कि जो टीचर का होता है वो टीचर को ये लगता है कि वो कितना रिलेवेंट मटेरियल आपको वो सही है या नहीं है, वो एक्चुअल में काम करेगा नहीं करेगा। क्योंकि एरियल फोटोग्राफ पे अभी उतना काम नहीं होता है, जो होता है वो आपके साथ में जो 3D मॉडल्स के साथ में काम करोगे, जो मैपिंग होती है उतना ही काम रहता है। जो काम होता है वो आरसेक में नहीं होता है, ये काम जितना भी होता है ये आपके दिल्ली NCR में कुछ कंपनीज है जो काम करती हैं। ठीक है ना, उसमें आपको 3D मैपिंग्स को बनाती हैं, 3D आप देख के आपके सिस्टम होता है, आप उसको मैप करते हो, जो आप देख रहे हो उसको मैप कर रहे हो। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैप की जाती है। तो बहुत सारे ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सब बाहर के प्रोजेक्ट होते हैं, इंडिया में इतना नहीं करते हैं। इंडिया के पास वो रिसोर्स भेज के वो उससे काम करवाते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम करती हैं। फोकल लेंथ क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल हो गया। जब फोकल लेंथ करोगे तो फोकल लेंथ जो फ्लाइंग हाइट हो गया F(h) के साथ, तो वो कैसे स्केल निकल के आता है। जो भी स्केल निकलता है, क्योंकि कहीं कहीं बुक्स में पढ़ोगे ना तो आपको लिखेगा स्केल स्केल स्केल, वो आप फोटोग्राफ का, एरियल फोटोग्राफ का स्केल निकालते हैं। ठीक है, ये वर्ड नहीं आता कि आप जितनी बुक्स अभी पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं किसी जैसे मेरे जैसे कुछ ऑथर रहे होंगे जो लिख दें, लेकिन जिन्होंने एक्चुअल में लिखी हुई हैं वो किताबें ही नहीं हैं। क्योंकि इसके शायद रिलीसन की फ़र्क सुना होगा, सुना है ना, उनको बाइबल मानते हैं उसकी किताबों को। वो आप पढ़ोगे तो उसके ऐसे पढ़ोगे और ऐसे ख़त्म, कुछ नहीं समझ में आएगा। वुल्फ ने फोटोग्रामेट्री में लिखा था, फोटोग्रामेट्री वुल्फ की जो किताब थी वो अच्छी थी, लेकिन बट हमारे पास में भी जो वुल्फ की किताब थी वो फ़ोटोकॉपी चलन में आई थी कि हमारे सीनियर ने हमें दी, तो हमने जूनियर को नहीं दे पाया क्योंकि उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं हो सकती, तो इस कंडीशन पहुँच गए थे। वो जो जितने लेसन थे वो पहुँच ही नहीं सकते। आज आपके पास बुक्स हैं, इंटरनेट है, अवेलेबल है बहुत सारी। हम जब पढ़ते थे तो किताबें ढूंढते थे, तो किताब मिल गई, कल लाइब्रेरी मिलेगी नहीं, पहले फ़ोटोकॉपी करा लो फिर बाद में पढ़ लेंगे। तो वो भी किया है, उसके भी हमने बहुत पैसे चुकाए उस चीज़ के लिए। या एक दिन देर हो गई तो उसका भी मुझे आज इसलिए याद है, इसलिए हमेशा याद रहता है। बाद में पढ़ी, उस किताब को ज़्यादा पढ़ा नहीं, ठीक
देखी उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, सब चीज़ें अच्छी नहीं हुई, उसमें मैं ध्यान नहीं है, बस मिल गई किताब कहीं से भी कि ये कहीं मिल गई है, रेफरेंस की है, इसको लेके पहले कर दो, इशू हो गई है तो वो बेटा इसको बंद कर दो। वो कैमरा चल रहा है क्या? यस सर, मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ